हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर। आई होप यू आर डूइंग वेल गाइस। जैसा कि आप सभी को पता है, यहाँ पे हम आपको इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की कंप्लीट सीरीज के थ्रू ऑल 10 यूनिट्स कवर करवा रहे हैं। इसमें हम आज की इस क्लास में एपिसोड नंबर 2 है हमारा, जिसमें हम डिस्कस करेंगे रिसर्च एप्टीट्यूड के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले हमने एपिसोड 1 में कवर किया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन टीचिंग एप्टीट्यूड। इसमें कुछ हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देखे थे, कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी थे। तो आप लोगों ने अभी तक एपिसोड 1 को अटेंड नहीं किया, नहीं देखी इस क्लास को, तो इसको देख लेना। इसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। एंड गाइस, क्लास में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं इस चैनल पे आपको यूजीसी नेट से रिलेटेड सारी अपडेट देता रहता हूँ। साथ ही किसी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार या पीएचडी एडमिशन की फॉर्म निकलते हैं, तो इस सभी से रिलेटेड अपडेट आपको मिलते रहते हैं। सो गाइज, मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। गाइज, एक चीज मैं बता दूं कि यहाँ पर जो आपको ये जो क्लासेस अवेलेबल करवाई जा रही हैं, सभी का लिंक मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल करवा देता हूं। तो अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। यहाँ पे आपको हर तरीके से अपडेट मिलते रहते हैं। कोई क्लास स्टार्ट होती है, कब स्टार्ट होती है, हर चीज का लिंक जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलता रहता है। तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। दिस इज अबाउट मी। माई नेम इज मोहम्मद आजम। आई हैव वर्कड एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन एसजीआईटी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, जीजीएस आईपी, यूनिवर्सिटी दिल्ली फॉर मोर देन 3 years एंड दीज आर माई सम स्मॉल अचीवमेंट्स। गाइस, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं और समझते हैं इस क्लास को। दिस इज द क्वेश्चन। अभी आपको करना क्या है, इस क्वेश्चन को रीड करना। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं, हिंदी मीडियम में हैं, तो हिंदी मीडियम से रीड करना है इसको। इसके बाद क्वेश्चन को रीड करने के बाद आप अपने मन में सोचेंगे कि इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। उसके बाद मैं इस क्वेश्चन का आंसर दूंगा नेक्स्ट पेज पे और आपको एक्सप्लेन करूंगा कि इसका आंसर वो क्यों है, और जो भी उसका एक्सप्लेनेशन रहेगा उसको हम डिस्कस करेंगे। सो मेक श्योर कि आप इस क्वेश्चन के आंसर को अपने मन में पहले सोच लें कि इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, ताकि पता चले कि आपको कितना चीजें समझ में आ रही हैं। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द एम ऑफ एजुकेशनल रिसर्च? शैक्षिक अनुसंधान का उद्देश्य क्या होता है? तो गाइज, यहाँ पे 4 ऑप्शन गिवन है, आप इनको रीड आउट करेंगे जल्दी से। आइडेंटिफाइंग मेजर प्रॉब्लम दैट नीड टू बी सॉल्व, सर्चिंग फॉर न्यू फैक्ट एंड प्रिंसिपल्स अंडरलाइंग द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, आइडेंटिफाइंग द एम्स ऑफ एजुकेशन, आइडेंटिफाइंग द वैल्यूज दैट नीड टू बी इनकलकेटेड इन द पपिल्स। तो गाइज, यहाँ पर आपको अगर इस क्वेश्चन को अच्छे से समझा जाए, मतलब कहने का ये हुआ कि जब भी आप रिसर्च के बारे में बात करते हैं तो रिसर्च की जो बेसिक डेफिनेशन होती है, हमने उसमें डिस्कस किया था कि रिसर्च क्या होती है, कोई नई चीज जानना जो कि अभी तक आप लोग उन चीजों के बारे में अवेयर नहीं हो। तो किसी भी तरह की रिसर्च हो, चाहे वो एजुकेशनल रिसर्च हो या फिर एनी अदर किसी दूसरे फील्ड की रिसर्च हो, हर तरह की रिसर्च का एक ही मकसद होता है कि आप एक ऐसी चीज सर्च करें जो कि बिल्कुल न्यू फैक्ट है, जिसके बारे में किसी को नहीं पता है, और पता चले कि उस प्रोसेस के बारे में कि वो किस तरीके से काम करता है। तो इसको बोला जाएगा रिसर्च, एम ऑफ एजुकेशनल रिसर्च। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। आपके अकॉर्डिंग भी आई थिंक ऑप्शन नंबर बी ही इसका राइट आंसर होना चाहिए। ओके, सो शिक्षा की प्रक्रिया में अंतर्निहित तथ्यों और सिद्धांतों की खोज करना, रिसर्च का मतलब ही होता है खोज करना, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। एजुकेशनल रिसर्च अप्लाइज द साइंटिफिक मेथड फॉर सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एजुकेशनल सिचुएशन। अब एजुकेशनल रिसर्च क्या होती है, यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। यहाँ पर आप साइंटिफिक मेथड का यूज करते हुए सिस्टमेटिक तरीके से रिसर्च करते हैं। इट सीक्स टू हेल्प अस सॉल्व एजुकेशनल प्रॉब्लम्स, नॉट मेरली आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम एंड सर्चिंग फॉर न्यू फैक्ट एंड प्रिंसिपल्स अंडरलाइंग द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। ना सिर्फ हमें इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती है उनको सॉल्व करने में हेल्प करता है ये जो आपकी एजुकेशनल रिसर्च है, बल्कि उनका सॉल्यूशन निकालने में, मतलब आइडेंटिफाई करने के अलावा, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के साथ साथ उसका सॉल्यूशन निकालने में भी हमें एजुकेशनल रिसर्च हेल्प करती है। न्यू फैक्ट एंड प्रिंसिपल जो है हमें पता चलते हैं कि किस तरीके से हम इन चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। सो समस्याओं को पहचानना ही नहीं बल्कि उसका आंसर निकालना, उसका हल निकालना भी एक तरीके से हमारा जो इस रिसर्च प्रोसेस में हेल्प मिलती है कंप्लीटली। ओके, सो एज नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग डिस्कस। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। जल्दी से फटाफट से आप इस वीडियो को पॉज भी कर सकते हो। वीडियो को पॉज करके आप एक बार रीड आउट करेंगे इंग्लिश में, और हिंदी वाले बच्चे हिंदी में, फिर बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। अपने मन में सोचिए और फिर मैं इस क्वेश्चन का आंसर आपको करता हूं। सो इस क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपका, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च मेथड मैनिपुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ वेरिएबल्स एंड रैंडमाइजेशन ऑफ सैंपल आर टू ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट्स। तो गाइज, यहां पर क्या बोला जा रहा है कि किस तरह की इसमें जो रिसर्च के जो आपको मेथड्स गिवन है, कौन सी रिसर्च में आप
मैनिपुलेट करते हो, कंट्रोल करते हो वेरिएबल्स को। तो अगर आपने मेरी क्लासेस को अच्छे से अटेंड किया है, जो हमने थियरी क्लास में डिस्कस किया था, तो जब हमने वहां पर मेथड्स ऑफ रिसर्च डिस्कस कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था, याद होगा आप लोगों को, कि जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं प्रायोगिक अनुसंधान, ये एक ऐसी अनुसंधान, एक ऐसी रिसर्च है जिसमें हम चीजों को मैनिपुलेट करते हैं। याद है वो वाला एग्जांपल जब मैंने कहा था कि पैरासीटामोल जो है वो कोरोना पे असर करती है, या पैरासीटामोल कोरोना पे असर नहीं करती है। तो ऐसे में पैरासीटामोल की जो डोज होती है उसको बढ़ा देते हैं, 500 mg से 1000 mg कर देते हैं डोज को, या इसकी डोज को कम कर देते हैं, या फिर इसको हम ठंडे के टाइम पे, ठंडे मौसम में या फिर गर्म मौसम में गर्म पानी के साथ, दूध के साथ, चाय के साथ अलग अलग तरीके से देने की कोशिश करते हैं, कि हम देखते हैं कि कौन से केस में सबसे ज्यादा इफेक्टिव होती है ये दवा। तो ऐसे में मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि वेरिएबल को, ताकि उसका असर हमें पता चले दूसरे वेरिएबल के ऊपर कि क्या असर पड़ रहा है। तो इस तरह की जो मैनिपुलेशन हम लोग करते हैं, इसको हिंदी बोलते हैं हम, इसमें चरों में हेर फेर करना। हेर फेर जो करने की प्रक्रिया होती है, ये हमारी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर की जाती है। तो अगर हमने मेथड ऑफ रिसर्च क्लास वाली जो हमारी जो क्लास थी उसको आपने अच्छे से अटेंड किया होगा, तो आप एक ही बार में इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उसका आप आंसर निकाल दे सकते हैं। दैट इज की आप जब कंट्रोल करते हैं, वेरिएबल्स को मैनिपुलेट करते हैं, वो सब कुछ हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर करते हैं। अगर आपको वो चीजें याद नहीं, भूल चुके हो, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि एक बार रिसर्च मेथड वाली क्लास दोबारा देखें, बिकॉज मेथड्स ऑफ रिसर्च आपके एग्जाम की पर्पज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 99% केस है, केसेस में देखा गया कि यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो आपको मेथड्स ऑफ रिसर्च अच्छे से याद होने चाहिए, एक एक मेथड आप अच्छे से सीख लेना। अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाए थे तो गाइस डोंट वरी, आप इस क्लास को दोबारा देखें। थ्योरी क्लास जो है वो आपके लिए अवेलेबल है, आप इस क्लास को दोबारा देखें, आप इस तरह के जो क्वेश्चंस होंगे उनका आंसर इजीली दे पाएंगे। तो गाइज यहाँ पर मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश भी की है ताकि आपको थोड़ा सा याद आ जाए। सो इट इज अ सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक अप्रोच टू रिसर्च ऑन एस्टैब्लिशिंग कॉजल रिलेशनशिप। तो यहाँ पर आप रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करते हो दो वेरिएबल्स के बीच में, जो कि एक सिस्टमेटिक और साइंटिफिक तरीके से की जाती है। इट इज डिजाइन फॉर एस्टैब्लिशिंग कॉजेज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। दो चीजों के बीच में आप रिलेशनशिप बनाते हो, जैसे कि पैरासीटामोल का हम कोरोना के ऊपर देख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि आप एक रिलेशनशिप बनाने की कोशिश कर रहे हो कि हाँ, ये जो दवा है, जो मेडिसिन है, वो कोरोना के डिसीज पे असर करती है या नहीं करती है। तो रिलेशनशिप होगा, वो बन जाएगा या तो नहीं बनेगा, दो चीजें होंगी। इट इन्वेस्टिगेट्स एंड hypothesis through experiment in a controlled environment where a variable is manipulated by the researcher and its impact is observed on the dependent variable। तो ये जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के जो हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, वो कंप्लीटली आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर ही की जाती है। तो ये जो चीजें हैं आई थिंक आपको क्लियर हो गई हैं, और हमने काफी डिटेल में डिस्कस भी किया था एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को। गाइस यहाँ पर मैंने कुछ चीजें और डाल दी, आप इसको याद रखना कि देयर आर 4 इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। ये 4 जो है वो जरूरी है, आवश्यक विशेषताएं हैं किस चीज की, प्रयोगात्मक अनुसंधान की। तो वो कौन कौन सी विशेषताएं जरूरी हैं, ये तो होता ही होता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में। तो कौन कौन सी चीजें हैं, पहला है कंट्रोल, आप एक वेरिएबल को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो। मैनिपुलेट करते हो मतलब चीजों को बढ़ाते हो घटाते हो, डोजेज होती है ना, डोज घटा बढ़ा करके हम चीजों को देखते हैं कि क्या असर कर रही है। ऑब्जर्वेशन होती है कि हम ऑब्जर्व करते हैं कि क्या जो आपका कोरोना है, क्या वो ठीक हो, मतलब खत्म हो रहा है, क्या वो उस पर असर कर रही, दवा नहीं कर रही। तो हम चीजों को ऑब्जर्व करते हैं एंड रेप्लिकेट करते हैं, प्रतिकृति करते हैं, मतलब उन चीजों को दोबारा से इस तरीके से किया जाता है ताकि हमारा जो रिजल्ट है वो अच्छा निकले। तो जो चीजें हैं गाइस आपके एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में होती हैं, आप इन चीजों को याद रखें। जब भी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की बात आएगी तो ये चारों जो है आपके कैरेक्टरिस्टिक्स वहां पर होते हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, दैट इज बेस्ड ऑन डेटा प्रोसेसिंग। डेटा प्रोसेसिंग के अंदर एक एब्रिविएशन होता है एसएपी। वैसे मैंने आपको बताया था जब हमने क्लास की थी कि कौन कौन से आईसीटी के जो टूल्स हैं जो कि यूज किए जाते हैं रिसर्च मेथड्स में, तो सभी टूल्स मैंने डिस्कस कर लिए थे। आपको याद होगा मैंने बताया था गूगल स्कॉलर, और इसके अलावा मैंने बताया था आपको जो हमारा शोध गंगा या शोध गंगोत्री, बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जिनको हम यूज करते हैं, जिनको हम आज के टाइम पर रिसर्च के टाइम पर बहुत ज्यादा बड़े लेवल पर यूज किया जा रहा है इन सब चीजों को। तो इसमें एक एसएपी करके एक आपका आईसीटी टूल है, वो क्या है इसमें बताना है आपको। तो ये आपका सिस्टम्स एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट के नाम से जाना जाता है। इसकी फुल फॉर्म बतानी कि एसएपी की फुल फॉर्म क्या होगी। सेल्स एलोकेशन परचेज सिस्टम ऑथराइजेशन प्रोग्राम या सिस्टम्स एल्गोरिथम प्रोसेस। तो ये क्या है गाइस, ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये दिस इज योर पीवाईक्यू क्वेश्चन, तो मैंने इसलिए डाल दिया, मुझे लगा आप लोगों को बताना चाहिए इस क्वेश्चन के बारे में। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा, क्योंकि इसको हमने डिस्कस भी नहीं किया अपनी क्लास में, है ना। इसको हमने एसएपी को तो हमने क्लास में डिस्कस नहीं किया है। तो देखते हैं इसका डायरेक्ट आंसर क्या होगा और इसका एक्सप्लेनेशन समझते हैं। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, दैट इज सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट। सो दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ एसएपी। तो एसएपी की फुल फॉर्म आप लोग याद कर लीजिए। अभी क्या है गाइस,
SAP is one of the world leading producer of software for the management of business data process। ये business data process में यूज होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि प्रोड्यूस किया जाता है फॉर मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस डेटा। SAP provides future-proof cloud ERP solution that will power the next generation of business। तो ये जनरली आपका ICT टूल्स हैं जो कि आपके डेटा को एक तरीके से हम कह सकते हैं कि मैनेज करने में हेल्प करते हैं, तो SAP इसको बोला जाएगा। नेक्स्ट गाइज आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका है, जल्दी से फटाफट से रीड करेंगे सभी स्टूडेंट्स। अ रिसर्चर इज इंटरेस्टेड इन स्टडिंग द प्रोस्पेक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी इन एन अर्बन एरिया, व्हाट टूल्स शुड ही प्रेफर फॉर द स्टडी। अब गाइज जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए ना कि एक आपका जो राजनीतिक दल है वो संभावनाओं को जानना चाहता है कि क्या वो जीतेगा या हारेगा, तो जब भी हम राजनीतिक पार्टी की बात करें, पॉलिटिकल पार्टी की बात करें, तो ऐसे में गाइस जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आएगा तो ऐसे में दो ही आंसर होंगे, या तो सर्वे होगा आंसर, या तो आपका आंसर होगा क्वेश्चनेयर, क्योंकि आप दो ही तरीके से आप लोगों के मन में जानते हो कि उनके मन में क्या चल रहा है, या तो आप सर्वे करवाते हो फिर आप क्वेश्चनेयर करवाते हो। और कई बार क्या होता है क्वेश्चनेयर फिल करवा के हम सर्वे करवाते हैं, तो एक ही बात हो गई वो। वैसे यहाँ पर पूछा गया आपका रेटिंग स्केल है, इंटरव्यू है, क्वेश्चनेयर है, फिर शेड्यूल है, तो वैसे क्वेश्चनेयर विल बी द राइट आंसर। अगर इस क्वेश्चन में क्वेश्चनेयर ना लिखा होता बल्कि यहाँ पे सर्वे लिखा होता तो आपका सर्वे राइट आंसर हो जाता, लेकिन यहाँ पर सर्वे नहीं है तो ऐसे में क्वेश्चनेयर राइट आंसर हो जाएगा, बिकॉज क्वेश्चनेयर फिल करा के आप सर्वे करवाते हो। और जनरली जो आप पॉलिटिकल पार्टी, जितनी भी हमारे इंडिया में पॉलिटिकल पार्टी हैं, जब भी कभी चुनाव वगैरह होते हैं या फिर जो बड़े बड़े हमारे इंडिया में न्यूज चैनल हैं, वो सभी लोग सर्वे करवाते हैं। सर्वे में क्या होता है गाइस, वो आप जनता से रैंडम तरीके से पूछते हैं कि आप किस पार्टी को वोट करेंगे, और जो उनके वोट होते हैं, मतलब जो एज ए पर्सन उनके जो आइडेंटिटी होती है वो एक तरीके से प्राइवेट रखी जाती है, मतलब बिना किसी को बताए कि किसने वोट किया है, वो सर्वे करवाते हैं ताकि पता चले कि लोगों के मन में क्या चल रहा है। तो सर्वे है जो कि पॉलिटिकल पार्टी बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे यूज करते हैं। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चनेयर या सर्वे। तो यहाँ पर इस चारों ऑप्शन में क्वेश्चनेयर गिवन है, सो क्वेश्चनेयर विल बी द राइट आंसर। आई होप चीजें क्लियर हो गई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एथिकल नॉर्म्स के ऊपर, जो कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस भी किया था, एथिकल प्रिंसिपल्स ऑफ इन रिसर्च। सो एथिकल नॉर्म्स इन रिसर्च डू नॉट इन्वॉल्व गाइडलाइंस। अनुसंधान में नैतिक मानदंडों के लिए दिशा निर्देश शामिल नहीं है। इसमें कौन से ऐसे दिशा निर्देश जो कि शामिल नहीं है इन चारों में, तो थीसिस फॉर्मेट है, कॉपीराइट है, पेटेंट पॉलिसी है, डेटा शेयरिंग पॉलिसी। तो वैसे हमने देखा था कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, याद है हमने डिस्कस किया था इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जिसमें आपका कॉपीराइट भी आता है, पेटेंट पॉलिसी भी आती है। डेटा शेयरिंग तो हमें करना चाहिए बिकॉज वो कॉपीराइट का पार्ट हो जाएगा, प्लेगरिज्म वाला केस फंस जाएगा, तो डेटा शेयरिंग भी उसमें एक होता है आपका एथिकल। थीसिस फॉर्मेट उसमें नहीं था, आपको याद होगा कि इसमें थीसिस फॉर्मेट नहीं था, बिकॉज थीसिस फॉर्मेट जो होता है वो यूनिवर्सिटी का अपना खुद का हो सकता है, नहीं तो एक जनरल फॉर्मेट होता है जिसको फॉलो करना होता है। अदरवाइज ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी कर सकता है, एक यूनिवर्सिटी का दूसरी यूनिवर्सिटी से जो थीसिस फॉर्मेट है वो अलग हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, बट बहुत ज्यादा वेरी नहीं करता, थोड़ा बहुत ही वेरी करता है, बिकॉज जनरल फॉर्मेट जो होता है वो सेम रहता है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, थीसिस फॉर्मेट, बिकॉज थीसिस फॉर्मेट जो है वो आपके एथिकल गाइडलाइंस में मेंशन नहीं होता है, वो तो जस्ट एक सिंपल फॉर्मेट है किस फॉर्मेट से बनाना है, तो वो आपका एक एथिकल कह सकते हैं हम, वो की प्रिंसिपल नहीं है। तो यहाँ पर मैंने पिक्चर डाल दी जिसके आपको दिखा रहा है कि एथिकल रिसर्च में कौन कौन से एथिक्स होते हैं। तो ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी होता है, हम याद होगा मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्लास में। ह्यूमन सब्जेक्ट को आपको ध्यान में रखना है, एनिमल को केयर करना है, एनिमल और ह्यूमन दोनों की केयर करनी है, रिस्पॉन्सिबल पब्लिकेशन हमें यूज करना है, कॉन्फिडेंशियलिटी हमारे अंदर होनी चाहिए, कॉपीराइट एंड रिस्पेक्टिंग ऑफ कॉपीराइट एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, दैट इज पेटेंट वगैरह का हमें ध्यान रखना चाहिए कि किसी का उल्लंघन ना करें, किसी का कॉपी ना करें, और ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है कि पक्षपात ना करें हम, ठीक है, चीजों को लेकर के जो भी आपने डेटा इकट्ठा किया है या जो भी आपने सर्वे किया है, जो एक्चुअल में सर्वे हुआ है, जो एक्चुअल में डेटा इकट्ठा किया है, उसी के बेस पे हमें रिजल्ट ड्रॉ करना चाहिए, हमें कभी भी बाइसनेस नहीं रखनी चाहिए, तो वो आपके ऑब्जेक्टिविटी का पार्ट हो जाता है। मतलब हमें बिल्कुल ही पक्षपात नहीं करना है, किसी का पक्ष नहीं लेना है, हमें जो डेटा इकट्ठा हमने किया है नेचुरल तरीके से, उसके बेस पे हमें रिजल्ट ड्रॉ करने चाहिए, ताकि हमारी जो रिसर्च है वो कंप्लीट सही हो, कोई ऐसा ना हो कि आपने चीजों को मैनिपुलेट कर दिया है, ठीक है, तो मैनिपुलेशन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ हमारी प्रिंसिपल है जिनको हम फॉलो करते हैं। मैंने प्रीवियस क्लास में बहुत डिटेल में बात की थी रिसर्च एथिक्स के बारे में, तो आई थिंक आपको आइडिया होगा इन सभी पॉइंट्स के बारे में, मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया था प्रीवियस क्लास में जब हमने डिस्कस किया था रिसर्च एथिक्स, तो वहां पर हमने इन चीजों को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, तो आपको आइडिया होगा गाइस। तो इस क्वेश्चन का अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन बनेगा तो डेफिनेटली आप इस टाइप के जो क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे कि कॉपीराइट भी है, पेटेंट भी है, डेटा शेयरिंग भी था उसमें आपका प्लेगरिज्म वाला, बट थीसिस फॉर्मेट जो है उसमें नहीं है,
तो ये जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर पूछा गया था कि कौन सा इसमें जो है वो डू नॉट इन्वॉल्व, कौन सा इन्वॉल्व नहीं है। सो थीसिस यहाँ पर विल बी द राइट आंसर। ठीक है, आई होप समझ में आगे चीजें क्लियर हो गई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनिशियल मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर परसुइंग रिसर्च। इसमें चारों ऑप्शन में आप लोग बताइए गाइस, जल्दी से फटाफट से अपने मन में सोचिए कि यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए एक प्रारंभिक अनिवार्य आवश्यकता है। तो यहाँ पर गाइस एक प्रारंभिक आवश्यकता बोल दिया या इनिशियल मैंडेटरी रिक्वायरमेंट बोल दिया। तो गाइस ये ना कई बार क्या करते हैं, क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर देते हैं, मतलब वही है बट क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर दिया ताकि आप लोग कंफ्यूज हो जाएं। अगर इसी क्वेश्चन को मैं इस तरीके से पूछूं कि स्टेप्स ऑफ रिसर्च में पहला स्टेप क्या होता है, तो ये एक ही बात तो है। इनिशियल मैंडेटरी रिक्वायरमेंट बोला जाए, एक प्रारंभिक अनिवार्य आवश्यकता बोला जाए, या बोला जाए कि स्टेप्स ऑफ रिसर्च में पहला स्टेप कौन सा होता है, वो एक ही बात है। यस और नो, एक ही बात होगी ना। स्टार्टिंग में कौन सा आपका स्टेप लेते हो आप रिसर्च में। तो गाइज आप बताइए जल्दी से फटाफट से, अगर आप लोगों ने इस क्लास को अच्छे से अटेंड किया जिसमें मैंने बताया था स्टेप्स ऑफ रिसर्च के बारे में, वहां पे मैंने कुछ 7-8 रिसर्च के स्टेप्स बताए थे और मैं आपको नेक्स्ट पेज पे दोबारा बता दूंगा ताकि आप दोबारा याद कर ले, भूल ना जाए उन चीजों को। तो मैंने कुछ 7 से 8 रिसर्च स्टेप्स बताए थे जिसमें मैंने आपको ये भी कहा था कि पहला स्टेप और लास्ट स्टेप बहुत जरूरी है। जनरली यही पूछते हैं कि पहला स्टेप कौन सा होता है रिसर्च का, फिर लास्ट स्टेप कौन सा होता है। एग्जाम में जनरली ऐसे क्वेश्चन ही बनते हैं। तो ये यहाँ पे देखो यही पूछा हुआ है कि पहला स्टेप कौन सा होता है, इनिशियल मैंडेटरी रिक्वायरमेंट क्या है। तो चलिए बताइए फटाफट से, सोचिए अपने मन में। हिंदी वाले बच्चों जल्दी से बताओ, अपने मन में सोचो भाई, सोचते क्यों नहीं, जल्दी सोचो कि इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। ओके, सो गाइस राइट आंसर होगा इसका फॉर्मुलेटिंग अ रिसर्च क्वेश्चन। ठीक है, और अगर यहां पर ये नहीं होगा ऑप्शन में, तो अगर ये गिवन है ना, आइडेंटिफाइंग द रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना कि किस प्रॉब्लम पे आप रिसर्च करने जा रहे हो। तो अगर ऑप्शन में गिवन है तो ये हो जाएगा आपका पहला स्टेप, और अगर ये ऑप्शन में गिवन नहीं है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रिसर्च क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना। बिकॉज ये एक ही बात है, चाहे आप रिसर्च प्रॉब्लम बोल दो या रिसर्च क्वेश्चन बोल दो, इसको फॉर्मुलेट करना, आइडेंटिफाई करना, वो पहला स्टेप यही होता है हमारा। ठीक है, सो यहाँ पर हो जाएगा एक शोध प्रश्न तैयार करना, दैट विल बी द फर्स्ट स्टेप जो कि आप फॉलो करेंगे अपने रिसर्च प्रोसेस में। सो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्लियर हो गया। तो गाइज यहाँ पर दिस इज द राइट आंसर, दैट इज फॉर्मुलेटिंग अ रिसर्च क्वेश्चन। मैंने यहाँ पर रिसर्च स्टेप दोबारा से डाल दिया आपकी स्क्रीन पे, और अगर आपको याद नहीं है, भूल चुके हो, तो रिसर्च स्टेप वाली क्लास देख लो। थियरी में तो बहुत अच्छे से हमने एक्सप्लेन किया था, छोटी सी क्लास है, मैं बहुत लंबी लंबी क्लास नहीं लेता कि 2-2 घंटे की, बच्चे बोर हो जाते हैं इतना इतना। हम देखो एज ए ह्यूमन बीइंग, मैं खुद एज ए स्टूडेंट जब पढ़ता था तो कभी भी मैं इतना ज्यादा फोकस नहीं कर पाता था कि 2-2 घंटे बैठे हुए पढ़ रहे हैं। इतना टाइम हम इतनी लंबी लंबी क्लास अगर लेंगे तो हमें नींद आना स्टार्ट हो जाती है। बट हाँ, कभी कभी चलता है, कभी कभी आप 2 घंटे क्लास लोगे बोर नहीं होगे, क्योंकि कभी कभी चलता है, लेकिन हमेशा नहीं चलता कि हमेशा आप 2-2 घंटे की क्लास ले रहे हो फिर बोर हो जाओगे। तो 30 मिनट 40 मिनट क्लास बहुत होती है, और मेरी सभी क्लासें इतनी लेंथ की मैं रखता हूँ ताकि बच्चे बोर ना हो और कम टाइम में इफेक्टिव तरीके से चीजें हम कवर कर सकें। तो जो हमारी रिसर्च स्टेप्स वाली क्लास है वो भी आई थिंक 30 मिनट की कुछ क्लास होगी, 27 या 30 मिनट की क्लास होगी। आप उसको एक बार गो थ्रू कर लेना ताकि आपको दोबारा चीजें अच्छे से क्लियर हो जाए। वैसे मैंने यहाँ पे रिसर्च डाल दिया है, इस रिसर्च के स्टेप्स टोटल 8 स्टेप होते हैं, यहाँ पर इन्होंने 7 स्टेप में कर दिया, बिकॉज यहाँ पर कंक्लूजन वाला जो टॉपिक था ना, प्रेजेंटिंग फाइंडिंग्स और रिसर्च रिपोर्ट, इन्होंने एक ही में मर्ज कर दिया, मतलब 7 और 8 स्टेप इन्होंने एक ही में मर्ज कर दिया है। अच्छा, टोटल 8 स्टेप हमने डिस्कस किए थे। तो सबसे पहला होता है डिफाइन द प्रॉब्लम। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, डिफाइन द प्रॉब्लम, या इसी बात को बोला जाए कि फॉर्मुलेटिंग अ रिसर्च क्वेश्चन। तो वो एक ही बात है, मतलब आप ये जानना चाहते हो कि प्रॉब्लम क्या है, क्या क्वेश्चन क्या है जिसका आप आंसर निकालना चाहते हो। सो दैट विल बी द फर्स्ट स्टेप। Then design the research, design the data collection, specify the sample collection, data and analysis और interpretation. Then उसके बाद conclusion, then उसके बाद research report लिखना। तो ये स्टेप्स ऑलरेडी हमने कवर कर लिए हैं गाइस। अगर आपने इस क्वेश्चन का आंसर सही नहीं दिया है, आपके अकॉर्डिंग आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है या आपने गलत आंसर किया है, तो मैं आपको दोबारा रिकमेंड करूंगा कि आप इस क्लास को जरूर देखें। कौन सी क्लास को, स्टेप्स ऑफ रिसर्च वाली क्लास को, क्योंकि वहां पे मैंने सभी चीजें ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी हैं। और हमेशा मैं यही बोलता हूं आप लोगों से, कभी भी एक बार क्लास को देख करके एग्जाम देने मत जाना। कम से कम आपको एग्जाम से पहले 2 से 3 बार क्लासेस देखनी है, तब जाके आपके माइंड में, आपके ब्रेन में जो चीजें हैं वो फिट हो जाएंगी, फिर वो एग्जाम तक नहीं निकलेंगी। तो कम से कम हर क्लास को आपको 2 से 3 बार देखना है बिफोर एग्जाम। अभी आपके पास काफी टाइम है, तो आप आराम से इन चीजों को कवर कीजिए।
चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। इंग्लिश वाले बच्चे, हिंदी वाले बच्चे जल्दी से पढ़ेंगे क्वेश्चन को, अपने मन में सोचिए व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन है द फॉर्मेट ऑफ थीसिस राइटिंग इज द सेम। जो फॉर्मेट होता है थीसिस राइटिंग का वो किसके जैसा सेम टू सेम होता है? एक रिसर्च पेपर आर्टिकल के जैसा, सेमिनार प्रेजेंटेशन, रिसर्च डिसर्टेशन जैसा, और वर्कशॉप या कॉन्फ्रेंस पेपर जैसा। तो किसके जैसा होता है हिंदी वाले बच्चों? चलिए बताइए। हमने जब स्टार्ट किया था थीसिस के बारे में जानना समझना, फॉर्मेट ऑफ थीसिस और इस तरीके से जो हमने क्लास ली थी, उसमें मैंने आपको बताया था डिसर्टेशन के बारे में और थीसिस के बारे में। मैंने बताया था कि दोनों जो चीजें होती हैं वो सेम होती हैं, बस ये डिफरेंस होता है कि जो थीसिस है वो आपकी पीएचडी के लिए होती है और जो आपका डिसर्टेशन है वो आपके पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री के लिए होती है। पीएचडी थीसिस की जो होती है लेंथ वो बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, बहुत बड़ा होता है ये। और जनरली डिसर्टेशन जो होती है वो इतनी बड़ी नहीं होती, पीएचडी की जितनी बड़ी होती है बट उतनी बड़ी नहीं होती है, कंपैरेटिवली इसके कंपैरेटिवली स्मॉल होती है। तो दोनों सेम है, दोनों में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस ये कि आप पीएचडी डिग्री के लिए करते हो और ये करते हो आप एमफिल मास्टर डिग्री के लिए। तो गाइस यहाँ पर जब हम बात करेंगे डिसर्टेशन की, तो इसका जो फॉर्मेट है वो थीसिस के साथ सेम टू सेम रहता है, आपका मैच खाता है। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। रिसर्च डिसर्टेशन, एक शोध निबंध विल बी द राइट आंसर। तो गाइस यहाँ पर अगर हम देखें तो यूएस में अगर हम बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका में उल्टा होता है। यूएस में क्या होता है, आप डिसर्टेशन लिखते हैं अगर आप मास्टर डिग्री कर रहे हो, शॉर्टर देन डिसर्टेशन, मतलब यहाँ अगर थीसिस कर रहे हो आप, अगर आप थीसिस की बात करें तो यहाँ पर बात की जा रही थीसिस के बारे में, तो ये बता रहे हैं कि शॉर्टर देन डिसर्टेशन, मतलब डिसर्टेशन से छोटा होता है थीसिस, और ये आप मास्टर डिग्री के लिए करते हो। क्या करते हो, थीसिस जो है मास्टर डिग्री के लिए लिखी जाती है पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। कहाँ पर? अमेरिका में ऐसा होता है। और जो डिसर्टेशन होती है यहाँ पर, इनके यहाँ पर अमेरिका में क्या होता है कि ये आपकी डॉक्टरल डिग्री के लिए की जाती है। तो यहाँ पर उल्टा होता है। और इंडिया में और यूके में, यूनाइटेड किंगडम में और यूरोपियन यूनियन में उल्टा होता है। यहाँ पे क्या करते हैं ये लोग, ये पीएचडी अगर आप करना चाहते हो तो आपको थीसिस लिखनी होती है, और अगर आप मास्टर डिग्री करना चाहते हो तो ऐसे में आपको डिसर्टेशन लिखनी होती है। तो इंडिया में यूके वाला सिस्टम फॉलो होता है, इंडिया फॉलो यूके सिस्टम। तो यहाँ पर इंडिया में आप लोग ज्यादा कंफ्यूज तो नहीं हो रहे, मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ। इंडिया में और यूके में एक ही सिस्टम फॉलो होता है, दैट इज कि अगर आप पीएचडी करने जा रहे हो तो आपको थीसिस लिखनी है। क्या लिखनी है? पीएचडी के लिए थीसिस लिखनी है। और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन करने जा रहे हो तो आपको डिसर्टेशन लिखना होता है एट दी एंड, फोर्थ सेमेस्टर में जाते जाते। तो ये आपका इंडिया और यूके में होता है फॉलो, और अमेरिका में उल्टा होता है। अमेरिका में थीसिस जो होती है वो मास्टर डिग्री के लिए होती है और डिसर्टेशन होती है पीएचडी के लिए। ठीक है, तो हमें, क्योंकि हम तो इंडिया में रहते हैं तो हमें ये वाले सिस्टम फॉलो करना है। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आप यही आंसर करेंगे कि जो 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 आपकी रिसर्च डिसर्टेशन होती है वो आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए होती है और थीसिस होती है आपकी पीएचडी के लिए। ठीक है, और बचपन से आई थिंक आप लोगों को यही पता है कि पीएचडी में ही थीसिस लिखी जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। इन डूइंग एक्शन रिसर्च व्हाट इज द यूजुअल सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। तो अगर आप एक क्रियात्मक शोध करने जा रहे हो तो आपके चरण क्या होते हैं, मतलब क्या क्या स्टेप्स, आप कौन कौन से सीक्वेंस जो है फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले आप रिफ्लेक्ट करते हो क्या? नहीं, रिफ्लेक्शन कभी भी नहीं होता। हमेशा पहले हम चीजों को प्लान करते हैं। अगर आप दिल्ली से मुंबई जा रहे हो ना, तो वहां भी सबसे पहले क्या करोगे, आप प्लान करोगे कि मैं कैसे जाऊं, बस से जाऊं या ट्रेन से जाऊं या एरोप्लेन से जाऊं। तो सबसे पहला स्टेप तो प्लानिंग ही होता है। कुछ भी करो आप, रिसर्च ना करके कुछ भी करो, सबसे पहला स्टेप तो प्लानिंग ही होगा ना। तो यहाँ पर इसका मतलब ये हो गया कि बी और सी में से कोई एक आंसर है। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके से आपको तुक्का लगाना है। अगर आप सपोज करो इस क्वेश्चन को नहीं भी जानते हो, आपको नहीं पता कि एक्शन रिसर्च क्या होती है, इसके स्टेप्स क्या होते हैं, हमें नहीं पता, हम भूल गए। लेकिन अगर आप थोड़ा सा आईक्यू अपना यूज करो, थोड़ा सा जो आपका क्या बोलते हैं उसको, जनरल इंटेलिजेंस होता है जिसे, तो अगर थोड़ा सा आप यूज करेंगे कॉमन सेंस, तो आपको पता चलेगा कि जो पहला स्टेप होता है किसी भी चीज का दुनिया में, वो प्लान करना होता है। तो इसका मतलब बी और सी में से कोई एक आंसर होना चाहिए। आप प्लान के बाद आप एक्ट करते हो, प्लान के बाद आप रिफ्लेक्ट करते हो। रिफ्लेक्ट तो सबसे लास्ट में करेंगे ना। रिफ्लेक्शन जो होता है दैट इज योर कंक्लूजन, दैट इज योर रिजल्ट, तो वो तो लास्ट में निकलेगा। तो रिफ्लेक्शन तो लास्ट में आना चाहिए। तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए राइट आंसर। अब देखते हैं, राइट आंसर बी होना चाहिए। अगर बी नहीं हुआ तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, फिर तो प्रॉब्लम में फंस जाऊंगा मैं खुद ही। तो ये हो जाएगा आपका प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट। थैंक गॉड बच गए। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, प्लान करना, फिर एक्ट करना, फिर ऑब्जर्व करना, फिर रिफ्लेक्ट करना। समझ रहे हैं आप लोग? तो दैट विल बी द राइट आंसर। तो यहाँ पर गाइस जो आपकी एक्शन रिसर्च है, अगर इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाए कि इसका सीक्वेंस क्या होता है,
तो क्या करना होगा, पहले प्लान करना होता है, फिर उसके अकॉर्डिंग हमें एक्ट करना है, एक्ट करने के बाद हमें ऑब्जर्व करना है कि क्या चीजें हो रही हैं, किस तरीके से हो रही हैं, फिर रिफ्लेक्ट करना है, मतलब एक तरीके से निरीक्षण या कह सकते हैं रिजल्ट ड्रॉ करना। तो एक्शन रिसर्च क्या होती है गाइज? एक्शन रिसर्च मैंने आपको, जब हम मेथड्स ऑफ रिसर्च कर रहे थे वहां पर मैंने आपको बताया भी था कि एक्शन रिसर्च क्या होती है, तो आई थिंक आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया होगा, मैं फिर भी बता देता हूँ। इट इज अ फिलोसफी ऑफ एंड मेथोडोलॉजी ऑफ रिसर्च जनरली अप्लाइड इन द सोशल साइंस। जनरली हम सोशल साइंस में इसको यूज करते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं हम सामाजिक विज्ञान। Action research may also be called a cycle of action or cycle of inquiry since it typically follows a pre-defined process that is repeated over time। और ये ना रिपीट होता रहता है, मतलब जो प्रोसेस आप फॉलो कर रहे हो वो रिपीट करते हो। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि सबसे पहले आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हो, देन आप डेटा कलेक्शन करते हो, देन उसके बाद ऑर्गेनाइज, एनालाइज एंड इंटरप्रेट द डेटा। यही होते हैं जो हमारे रिसर्च के स्टेप्स होते हैं। हिंदी में अगर बात करें तो अध्ययन की जाने वाली समस्या की पहचान करना, दैट इज द फर्स्ट स्टेप। आप किसी भी तरह की रिसर्च करो, पहला स्टेप तो यही होता है हर तरह की रिसर्च में कि समस्या को पहचाना कि समस्या क्या है भाई, प्रॉब्लम क्या है। देन डेटा इकट्ठा करते हैं, डेटा को व्यवस्थित करते हैं, विश्लेषण करते हैं, फिर व्याख्या करके हम कंक्लूजन निकालते हैं। तो ये जो होते हैं आपके रिसर्च के स्टेप्स, इन्हीं को आप फॉलो करते हैं। किसी भी तरह की रिसर्च हो आप जनरली इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते भी हैं आजकल। तो गाइज इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं इसमें आंसर निकालना इजी होता है, बट आपको थोड़ा सा सोचना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, कॉमन सेंस यूज करना है, बस ज्यादा नहीं है। तो यहाँ पर बोला गया कि भाई आपको दो सेट गिवन है, सेट ए और सेट बी, और यहाँ पर आपको बताना है, इनकी मैचिंग करनी है, मैच करना है कि बताओ भाई राइट कोड क्या होगा। तो अगर हम कोड की बात करें तो यहाँ पर ए बी सी डी यहाँ पर है, दैट इज ए बी सी डी, और इसके अकॉर्डिंग मैचिंग करनी है आपको कि कौन सा जो है किसका आंसर होना चाहिए। तो एक बार जल्दी से आप लोग इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे एक बार इस वीडियो को पॉज करके इसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे व्हाट विल बी द राइट आंसर। और हिंदी मीडियम वाले बच्चों ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, एक बार आप लोग इस वीडियो को पॉज कर लो, रोक लो, रोकने के बाद आप सोचो कि कौन किसका राइट आंसर होना चाहिए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। हाँ जी बताइए क्या आंसर होना चाहिए। गाइस देखो एक सिंपल सी बात है, अगर ये चार मेथड गिवन है, इन चार मेथड से अगर आपको एक मेथड भी अच्छे से आता है ना, एक सिंगल मेथड भी अच्छे से आता है, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कर पाओगे। एक सिंगल मेथड भी अगर आपको पता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको पता है कि डिस्क्रिप्टिव सर्वे मेथड में क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव सर्वे मेथड में क्या करते हैं आप लोग, या एक्सपेरिमेंटल मेथड में क्या किया जाता है, अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया है तो आप इस तरह के जो क्वेश्चन है उनका आंसर इजीली कर पाएंगे। जैसे मैं एक बात करूं एक्सपेरिमेंटल मेथड की, तो जनरली आपके लैब में होते हैं ये, एग्जांपल आप एक्सपेरिमेंट करते हो तो वहां पर एक स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट होते हैं, टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के जो टेस्ट आपके जो टेस्ट होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, स्टैंडर्ड टेस्ट होते हैं। जैसे सपोज करो अगर मैं कोरोना की टेस्ट करने जा रहा हूँ, टेस्टिंग करने जा रहा हूँ, तो एक आरटीपीसीआर टेस्ट करके मुझे वो करना ही पड़ेगा, और कोई दूसरा टेस्ट नहीं कर सकता मैं कि भाई बाहर निकल के धूप में बिठा दिया कोई दूसरा टेस्ट कर लिया, इस तरीके से कोई टेस्ट नहीं हुआ, एक स्टैंडर्ड टेस्ट होगा जिसको कि आपको फॉलो करना होता है। तो एक्सपेरिमेंटल मेथड में हमेशा हम स्टैंडर्ड टेस्ट का यूज करते हैं। तो आपका ए का हो जाएगा थर्ड, यानी कि ए का हो जाएगा थर्ड। और अगर आपने ये निकाल दिया ना तो आपको पता है कि ए का जो ऑप्शन ना तो यहाँ थर्ड है, ना तो यहाँ थर्ड है, ना तो यहाँ थर्ड है, और ए का थर्ड ये, मतलब सेकंड विल बी द राइट आंसर। सो ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी द राइट आंसर। और अगर आपको नहीं पता एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के बारे में इतना अच्छे से, तो अगर आपको किसी दूसरे के बारे में पता है, जैसे आपको पता है डिस्क्रिप्टिव सर्वे मेथड क्या होता है, अगर आपको इसके बारे में आइडिया है कि जैसे डिस्क्रिप्टिव मेथड जब आप सर्वे की बात करते हो, जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले बताया था पॉलिटिकल पार्टी के बारे में, कि जब ये लोग सर्वे करवाते हैं तो जनरली वो लोग क्वेश्चनर फिल करवाते हैं, क्वेश्चन फिल करवाते हैं कि आप बताओ किसको पसंद करते हैं किसको नहीं करते। तो जब भी हम सर्वे मेथड की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि आप क्वेश्चनर की बात कर रहे हो, वहां पर क्वेश्चनर फिल करवाए जाएंगे। तो सी का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। तो सी का अगर ऑप्शन नंबर 2 है तो आपको पता है कि ना तो सी का यहाँ पर 2 है, ना यहाँ पर 2 है, ना यहाँ पे 2 है, इसका मतलब बस इसी जगह पे 2 है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी द राइट आंसर। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में सोचना है गाइस, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। अगर कोई बड़ा सा क्वेश्चन आ जाए, जैसे ये वाला क्वेश्चन था, काफी चार मेथड के बारे में एक बार में पूछ लिया, इतना बड़ा सा क्वेश्चन दे दिया, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको एक सिंगल क्लू चाहिए, आपको एक छोटा सा आपको हिंट मिल जाएगी ना, तो ऐसे में आपका जो आंसर है बिल्कुल ठीक निकल के आएगा। समझ में आ गया? तो ऐसे में बी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, एक्स पोस्ट फैक्टो का हो जाएगा टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स टेस्ट, और डी का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। हिस्टोरिकल मेथड में आप प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा दोनों यूज करते हैं। आपको याद है मैंने आपको बताया था जब हम हिस्टोरिकल मेथड पढ़ रहे थे, उसमें मैंने आपको बताया था कि जब आप फर्स्ट हैंड डेटा इकट्ठा करते हो, जिसने अपने आंखों से देखा हिस्ट्री को होते हुए,
तो उसको प्राइमरी डेटा कहते हैं। सेकेंडरी डेटा जब आप किसी बुक से, किसी नॉवल से, इस तरीके से जब आप डेटा इकट्ठा उठाते हो तो उसे हम सेकेंडरी सोर्सेज कहते हैं। तो इसको मैंने ऑलरेडी हिस्टोरिकल मेथड में एक्सप्लेन किया था जब मैंने आपको हिस्टोरिकल मेथड वाले, मतलब जब मेथड्स ऑफ रिसर्च हमने डिस्कस किए थे, ठीक है। हिंदी वाले बच्चों समझ में आ गया ना। प्रयोगात्मक विधि में हम क्या करते हैं, मान्यता प्राप्त परीक्षा करते हैं, मतलब एक स्टैंडर्ड टेस्ट को फॉलो करते हैं। और वर्णनात्मक सर्वेक्षण विधि में हमेशा हम प्रश्नावली भरवाते हैं। क्या करवाते हैं हम, जब भी हम बात करेंगे सर्वेक्षण विधि की तो उसमें हम प्रश्नावली जरूर भरवाते हैं। तो इसलिए आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो अगर सी का ऑप्शन नंबर 2 है और ए का 3rd है तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर। इस तरीके से जो है आप इस तरह के जो क्वेश्चन है उनका आंसर निकाल सकते हैं। आई होप चीजें क्लियर हो गई आप लोगों को। और गाइज मैं आपको बस यही बोलूंगा कि देखो मेथड्स पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं एग्जाम में। या तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेंगे कि बताओ इस मेथड में क्या होता है, या उसके स्टेप्स पूछ लेंगे कि स्टेप्स बताओ, या फिर इस तरीके से एक मिलान करके मैचिंग करके क्वेश्चन डाल देंगे। तो इसलिए मैं आपको दोबारा से रिकमेंड करूंगा कि जो हमारे रिसर्च मेथड्स वाली क्लास थी बहुत इंपॉर्टेंट थी, उस क्लास को दोबारा देख लेना, आप 2-3 बार देख लेना कम से कम एग्जाम से पहले, ताकि आपको जो मेथड्स हैं वो और अच्छे से क्लियर हो जाएं, ठीक है। गाइस जिस तरीके से मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा था आज, इसी तरीके से मैंने कंप्लीट क्रैश कोर्स बनाया हुआ है फॉर पेपर 1। अगर आप कंप्लीट क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो इसके लिए आप हमारी एंड्रॉइड ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं यूजीसी नेट मेंटर के नाम से। गूगल प्ले स्टोर पे हमारी एंड्रॉइड ऐप आपको अवेलेबल हो जाएगी। इसके फीचर्स क्या हैं क्रैश कोर्स के, मैं आपको थोड़ा सा प्रिसाइजली बता देता हूँ। गाइस जो क्रैश कोर्स है वो यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए है। कॉमर्स अभी अवेलेबल हो गया है, मैनेजमेंट जल्दी अवेलेबल हो जाएगा। अगर हम बात करें फीचर्स की तो टारगेट बेस्ड वीडियो लेक्चर्स हैं, टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज, टू द पॉइंट एक्सप्लेनेशन है, इधर उधर की बातें नहीं है। मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपका एक सिंगल मिनट वेस्ट नहीं होगा इस एंड्रॉइड ऐप पे आने के बाद। तो आप एंड्रॉइड ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पर इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों ही मीडियम में कंटेंट को कवर किया गया है, तो दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू एनटीए न्यू क्वेश्चन आस्किंग पैटर्न, जिस तरीके से एनटीए आप क्वेश्चन पूछ रहा है एग्जाम में उस तरीके से चीजों को कवर किया गया है। अराउंड 95 यूनिट वाइज मॉक टेस्ट हैं ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो यहाँ पर इस क्रैश कोर्स में आपको प्रैक्टिस करने के लिए मॉक टेस्ट भी अवेलेबल करवा दिए गए हैं, यूनिट वाइज हैं। सबसे अच्छी बात है कि आप हर यूनिट का अलग से मॉक टेस्ट दे सकते हो एंड पीडीएफ फॉर्मेट में स्टडी मटेरियल है, ताकि आप बाद में इनको डाउनलोड करके इनका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो आप चाहो तो, अदरवाइज आप डाउनलोड करके बाद में भी इन चीजों को रिवाइज कर सकते हो। तो इसको ज्वाइन करने के लिए आपको हमारी ऐप इंस्टॉल करनी है। इस ऐप का लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। एक बार जाके इंस्टॉल करें, आपको डेफिनेटली यहाँ से आप अपना जो स्कोर है वो इंप्रूव कर पाएंगे। डेफिनेटली आपकी काफी हेल्प हो जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास। गाइज अपने कमेंट करके बता देना, क्योंकि आपके जो कमेंट होते हैं अच्छे अच्छे, उन्हीं से हमें मोटिवेशन मिलती है आपके लिए लेक्चर्स क्रिएट करने में। तो आप लोग प्लीज कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर देके जाया करो, ताकि हम भी मोटिवेट रहें आपके लिए लेक्चर्स क्रिएट करने में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास। शेयर दिस प्लेटफॉर्म टू ऑल यूजीसी नेट एंड जेआरएफ सेट एस्पिरेंट्स। गाइज मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।